get low when the whistle go. Jai Hind and good afternoon to everyone. Today we are going to learn about the topic relation and function. This is the very first chapter in class 12th. Okay, you have also learned this topic in class 11, that is second chapter in class 11, relation and function. Now we are going to learn here relation and function, that is the extension of relation and function of class 11th. हम लोगों ने क्लास 11 में रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले पढ़ा, फिर रिलेशन पढ़ा, फिर उसके बाद उसके डेफिनेशंस पढ़े. अब यहाँ पे जो क्लास 12 में आप लोग पढ़ेंगे उसका एक्सटेंशन यानी टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में आप लोग पढ़ेंगे. तो टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में डिस्कस करना और उसमें एक टॉपिक हम ऐड ऑन करेंगे आज कि काउंटिंग ऑफ रिलेशन. काउंटिंग ऑफ रिलेशन मतलब कि जो टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे उनके नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे. तो हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि क्लास 11 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था. जब रिकॉल कर लेंगे तो फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे देखेंगे क्लास 12 का क्या टॉपिक है मेन, फिर उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. चलिए देखें कि फर्स्ट टॉपिक क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट इन क्लास 11. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है. लेट अस सपोज कि ए एक सेट है, एक एग्जांपल इसको हम समझेंगे जिसमें 3 एलिमेंट है, और बी दूसरा कोई सेट है जिसमें 2 एलिमेंट है, 4 और 5. ठीक है. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू क्या होगा. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी मतलब ए से बी के जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं, एक एलिमेंट को लेके और बी के एलिमेंट को लेके हम जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं वही कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा. लेकिन उसमें एक कंडीशन ये होगी कि पहला एलिमेंट हमारा क्या होना चाहिए, सेट का होना चाहिए. ठीक है. तो चलिए देखिए हम कितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं ए से बी में. 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5. This is the possible ordered pair from A to B, and which is known as Cartesian product A cross B. ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया A क्रॉस B, जहां पे A कोई नॉन एम्प्टी सेट था, B भी कोई नॉन एम्प्टी सेट था. हमने देखा कि अब हम बात करते हैं कि इसकी कार्डिनलिटी. नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B कितना होगा. नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं n A क्रॉस B, या फिर कार्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस B. कार्डिनलिटी, ये कार्डिनलिटी का सिंबल होता है. ठीक है. कार्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल्स टू, हम बोलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ A into cardinality of B. That means cardinality of A into cardinality of B. Cardinality means number of element in set A, and cardinality of B means number of element in set B. So as we can see here, number of element in set A is equals to number of element in set A is equals to 3, and number of element in set B is equals to 2. Then the cardinality of A cross B is equals to cardinality of A into cardinality of 3 into 2. That means 6. Cardinality of A into cardinality of B, that means 3 into 2, that means 6. ठीक है. तो ये एक एग्जांपल से हमने देखा. इसको अलजेब्रिक मेथड से हम देख सकते हैं कि इसको जब बाय अलजेब्रा से हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स A and B. हम लोग इसको देख सकते हैं. देखें, A cross B is defined as, let X, Y be an ordered pair which is a member of A cross B, such as X is a member of A and B is a Y is a member of B. This is the definition of A cross B. यानी A क्रॉस B में जो भी एलिमेंट होगा वो एक ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होगा, और हर एक ऑर्डर्ड पेयर क्या बताता है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन है, दोनों एक दूसरे से किसी एक रिलेशन के थ्रू जुड़े हुए हैं. तो अब हम बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद रिलेशन की. क्लास 11 में कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद आपने रिलेशन पढ़ा होगा. तो रिलेशन क्या होता है, चलिए देखेंगे कि रिलेशन जो टॉपिक है हमारा उसको हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे. जो रिलेशन होता है, एनी रिलेशन R is a subset of Cartesian product A cross B.
any relation R is a subset of Cartesian product of A cross B where A and B are two non-empty sets, जहां पे A और B क्या है, दोनों non-empty set है। तब अब आप देखिए कि सबसेट का कॉन्सेप्ट आप क्लास 11 में भी पढ़ चुके हैं। एग्जांपल में देखिए, अगर A कोई सेट है जिसके पास 1 2 3 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट इन सेट A कितना होगा? नंबर ऑफ सबसेट हैविंग सेट A इज इक्वल टू हो जाएगा 2 के पावर 3, दैट मींस 8 सबसेट होंगे। क्या होंगे? सबसेट होंगे। कितने सबसेट्स होंगे? 8 सबसेट्स होंगे। किसके? सेट A के। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B में जो R होता है वो सबसेट होता है, और इसी सबसेट का नाम दिया गया है रिलेशन। इस एग्जांपल में अगर हम देखें कि अगर कोई रिलेशन R, अगर रिलेशन R A से A पे डिफाइंड है, तो इसका मतलब क्या होगा कि R इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A। तो अब बात करते हैं कि A क्रॉस A के पास कितने एलिमेंट है, तो मान लेते हैं A के पास अगर 3 एलिमेंट है, तो R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। तो यानी यहां से अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ रिलेशन, दैट मींस नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस A, जितना नंबर ऑफ रिलेशन की बात करेंगे यानी उतने नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस A की बात हो रही है। जब A क्रॉस A के सबसेट्स को काउंट करेंगे तो आप देखिए नंबर ऑफ A क्रॉस A में कितने एलिमेंट है, कार्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस A कितनी होगी? कार्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस A हो जाएगी 3 into 3, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A into नंबर ऑफ एलिमेंट इन अगेन, दैट मींस 3 into 3 is equals to 9। 9 एलिमेंट होंगे किसमें? A क्रॉस A में। अब हम बात करेंगे कि हाउ मेनी सबसेट, कितने सबसेट्स होंगे उसके पास। तो सबसेट का फॉर्मूला होता है किसी सेट के पास नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं? 2 के पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट। इज इट क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A के पास, तो आप बताएंगे कि 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस A इज इक्वल्स टू द पावर 9। और यही जो सबसेट्स होता है वो क्या कहलाएगा? रिलेशन कहलाएगा। हम पूछेंगे कि नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा? नंबर ऑफ रिलेशन ऑफ A क्रॉस A इज इक्वल्स टू, आप बताएंगे 2 के पावर 9। A क्रॉस A का कितने, A क्रॉस A के पास कितने नंबर ऑफ रिलेशन होंगे? 2 के पावर 9 रिलेशन। ठीक है, अब ये हो जाएगा I will get 12 रिलेशन। जितने नंबर ऑफ सबसेट होते हैं उतने नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं। ठीक है, यानी किसी सेट A के पास अगर 1 2 3 डॉट 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 n एलिमेंट्स है, यानी इसकी कार्डिनलिटी अगर n है, लेट अस सपोज कि अगर किसी सेट A के पास नंबर ऑफ एलिमेंट n है, अगर इसकी कार्डिनलिटी n है, तो इसके पास नंबर ऑफ रिलेशन यानी नंबर ऑफ रिलेशन having set A इसको कितना हो जाएगा? 2 the power n square, n into a, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसके पास? n है, तो यानी नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे? 2 के पावर n के पावर 2 हो जाएगा, यानी 2 के पावर n स्क्वायर नंबर ऑफ रिलेशन। n into n कर देंगे तो n स्क्वायर आ जाएगा। तो यानी किसी सेट A के पास अगर नंबर ऑफ एलिमेंट n है तो उसके पास नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे? 2 the power n स्क्वायर होंगे। ये आपने पढ़ा होगा, क्लास 11 में भी पढ़ा होगा। अगर सपोज कर लेते हैं कि वही रिलेशन अगर हम डिफाइन करें किसी सेट A से B में, अगर A के पास नंबर ऑफ एलिमेंट m है और B के पास नंबर ऑफ एलिमेंट n है, लेट अस सपोज A is equals to 1 2 3 dot 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 n elements and B as a number of element A B C dot dot m elements। ठीक है, तब अगर हम आपसे पूछें कि हाउ मेनी रिलेशन फ्रॉम A टू B, यानी अगर कोई रिलेशन R की बात की जाए जो A से B में है, ठीक है,
तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ए से बी में कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ए से बी में होंगे 2 के पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, m इनटू n, दैट मींस 2 द पावर mn। ठीक है, ये क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब हम बात करेंगे कि डोमेन और कोडोमेन रेंज की बात करते हैं। उसी में से एक रिलेशन 2 के पावर mn, रिलेशन में से किसी एक रिलेशन, क्योंकि जितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे तो किसी एक सेट की बात कर लिया जाए। तो अगर आपसे कोई पूछे, लेट अस सपोज कि a is equals to 1 2 3 element, a having element number of element is equals to 3, which is given as 1 2 3, okay, and let us take r is equals to 1 1 1 2 1 3। क्यों? R एक रिलेशन मैंने ले लिया जो A पे डिफाइंड है। एनी रिलेशन R which is defined on A, इसका मतलब होता है कि R एक रिलेशन है जो A से A पे है। R एक रिलेशन है जो कहां से कहां पे है? A से A पे है। यानी इसका मतलब हो जाएगा कि R is a subset of A cross A। जब आप A cross A करेंगे तो आपके पास एलिमेंट्स कितने आएंगे? A cross A में एलिमेंट्स जो होंगे वो इस तरह से होंगे 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये एक क्रॉस ए के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे जो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब उसी में पूछा है कि इसके पास नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, तो आप कहेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स पहले काउंट कर लीजिए, 9 एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ सबसेट 2 के पावर 9, यानी नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू 2 के पावर 9 किसके पास? इन सेट ए। सॉरी, हैविंग सेट ए, इन सेट 2 के पावर 9। तो उसी में से कोई एक रिलेशन 2 के पावर 9 रिलेशन में से, मतलब 512 रिलेशन में से किसी एक रिलेशन को मैंने इस तरह से ले लिया, जो इस तरह से 1, 1, 1, 2, 1, 3, क्योंकि 512 सबसेट होगा तो कोई एक सबसेट ऐसा होगा। अब अगर आपसे कोई पूछे इसमें कि डोमेन और रेंज कोडोमेन की बात की जाए, ठीक है, तो डोमेन रेंज कोडोमेन की जब हम बात करेंगे तो हम बताएंगे कि आपको जो पहला एलिमेंट होता है किसी रिलेशन का, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो क्या कहलाता है? डोमेन का एलिमेंट। हम लोग बात करेंगे कि डोमेन, रेंज और कोडोमेन की, कि किसी रिलेशन में डोमेन क्या होता है उसका, रेंज क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है। तो विद दिस एग्जांपल, विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल, हम लोग जब डोमेन ऑफ आर की बात करेंगे, डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ रिलेशन आर क्या आएगा? जो पहला एलिमेंट होता है, तो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन का एलिमेंट होता है, ठीक है। तो इसमें केवल एक ही एलिमेंट है, ये डोमेन ऑफ आर क्या आएगा? 1। और रेंज ऑफ आर क्या आएगा? रेंज ऑफ आर जो सेकंड एलिमेंट होता है, जो सेकंड एलिमेंट होता है वो क्या कहलाता है? रेंज का एलिमेंट कहलाता है। तो रेंज ऑफ आर क्या आएगा? 1, 2, 3। अगर इसमें हम कोई एक एलिमेंट और जो है डाल दें, जैसे 3, 2, तब डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा? फर्स्ट एलिमेंट क्या था? 1 था, और यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 3 है। तो डोमेन के एलिमेंट में एक एलिमेंट और बढ़ जाएगा, वो क्या हो जाएगा? 1 और 3, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट डोमेन में क्या हो सकता है? यही ए से ए पे डिफाइंड है, तो ये डोमेन का एलिमेंट यहीं से होगा। जो ये सेट ए है तो उसमें जो डोमेन का एलिमेंट होगा यहीं से हम लोग ले सकते हैं, और जो रेंज या कोडोमेन के एलिमेंट होंगे वो भी सेट ए के ही होंगे। ये नेसेसरी कंडीशन है, इसीलिए बोला जाता है कि आर इज डिफरेंट फ्रॉम ए टू ए या ए टू बी। बता दिया जाता है कि आपको जो डोमेन के एलिमेंट लेना होगा वो यहां से लेना होगा, और जो कोडोमेन या रेंज के एलिमेंट होंगे वो इसी सेट के एलिमेंट होंगे। ये बेसिक और नेसेसरी कंडीशन है, आपको जानना चाहिए ये चीज, कि आपको पता होना चाहिए कि डोमेन क्या होता है और रेंज कोडोमेन कहां से निकालते हैं। अच्छा, कोडोमेन ऑफ आर क्या होगा? कोडोमेन ऑफ आर जो होगा वो पूरा सेट ए होगा। ये देख रहे ना, जो
बीच इधर वाला सेट होता है वो क्या कहलाता है, कोडोमेन। तो पूरा सेट ए यानी 1 2 3 होगा। Is it clear? That means in any relation R, the first set of all the first element, ordered pair के सारे first element किसके एलिमेंट कहलाते हैं, डोमेन के। ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट जो होते हैं वो किसके कहलाते हैं, रेंज के। और इधर वाला जो R किससे किस पे डिफाइंड है, जो ये सेकंड सेट होता है वो क्या कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है। So this is the recall of first exercise, relation and function, which have you studied in class 11th. Okay, now we are going to learn types of relation. This is the very first topic in class 12th. ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन की। टाइप्स ऑफ रिलेशन, कितने टाइप्स के रिलेशन होते हैं, चलिए देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रिलेशन में कितने टाइप्स के रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ ही टाइप्स के रिलेशन जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे मेनली। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहला रिलेशन होता है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, ये एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, जैसे कि रिलेशन हम जानते हैं कि रिलेशन आर जो होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस ए का, वेयर या फिर आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, जहां पे ए या बी दोनों क्या होने चाहिए, नॉन एम्प्टी होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। बी भी क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। अगर एम्प्टी हो गया तो क्या हो जाएगा, अगर ए और बी में से कोई एक सेट एम्प्टी हो गया तो जो रिलेशन होगा वो कैसा रिलेशन होगा, वो रिलेशन होगा वो एम्प्टी रिलेशन होगा। ए या बी कोई भी अगर एम्प्टी सेट हो गया तो जो रिलेशन फॉर्म होगा वो क्या कहलाएगा, एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा। एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा, चलिए इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, लेट आर is defined as x y such that x minus y is equals to 10, and where r is defined on a set 1 2 3 2 2 3 4। यहां पे हम कह सकते हैं ग्रेटर आर इक्वल्स टू बना दीजिए तो भी दिक्कत नहीं है। यानी आर कोई एक सेट है ए 2 3 और वहां पे 2 3 4 पे, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू x, where x belongs to set 1 2 3 and y belongs to set 2 3 4। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का होगा। तो आर इन दोनों के सेट की इस तरह से डिफाइंड है कि x और y यानी इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट का डिफरेंस जो होगा वो ये ग्रेटर आर इक्वल्स टू 10 के बराबर। तो आप देख सकते हैं ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है, अगर आप ऑर्डर्ड पेयर बना भी लीजिए, जितने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, 3 इधर है 3 इधर है, तो 3 3 से 9 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। तो 9 ऑर्डर्ड पेयर में जो भी आपके एलिमेंट्स होंगे वो हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे 9 ऑर्डर्ड पेयर कौन-कौन से होंगे चेक करिए। 1 2 फ्रॉम सेट A टू सेट B, यानी फर्स्ट सेट से सेकंड सेट पे नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आप काउंट कर लीजिए। 1 2 1 3 1 4 1 3 1 4 2 2 2 3 2 4 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 4। अब आप बताइए कि R कह रहा है कि x और y का जो डिफरेंस है वो 10 या 10 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन 10 और इक्वल टू 10। तो ऐसा कोई एलिमेंट इसमें ऑर्डर्ड पेयर दिख रहा है, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर जिसका डिफरेंस करने पे हमको 10 या 10 से बड़ा मिल रहा है? नहीं। तो यहाँ पे R क्या होगा, R एक एम्प्टी सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा और इसी सेट को हम लोग बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन।
क्योंकि ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इसलिए आर जो इस सेट में जो रिलेशन डिफाइंड है इस तरीके का रिलेशन, वो कैसा रिलेशन कहलाएगा? एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा। अच्छा, दूसरा रिलेशन हम देखेंगे एम्प्टी रिलेशन के बाद, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन चेक करिए। आप लोग वीडियोस को देखते जाइए, जहां आपको जरूरत लगे वहां पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए उसको, ठीक है? देखिए, दूसरा रिलेशन होगा यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन मींस व्हेन R is equals to A cross A हो जाए, R is equals to A cross A, यानी R खुद A cross A के बराबर जब हो जाता है तो वो रिलेशन क्या कहलाता है? यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। यानी each element of A belongs is related to A। if a relation, यूनिवर्सल रिलेशन को इस तरह से डिफाइन करेंगे, a relation R is said to be a universal relation if each element of A related to every element of set A। ठीक है, तो हम लोग उस कंडीशन में क्या बोलेंगे? R को यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे, यानी R is equals to A cross A हो गया। इसको भी देख लेते हैं एग्जांपल से, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, let A is equals to 5, 6, 7, B is equals to 5, 6, 7, 8। ठीक, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट आएंगे? A क्रॉस B में आएंगे 5, 5, 5, 6, 5, 7, 5, 8, similarly 6, 5, 6, 6, 6, 7, 6, 8, 7, 5, 7, 6, 7, 7 and 7, 8। इस पे हम एक रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं फ्रॉम A टू B। कुछ इस तरह से एक रिलेशन हम डिफाइन करेंगे A से B पे। R is a relation from A to B such that R is equals to an ordered pair x y such that x minus y greater or equals to 0। अब आप बताइए हमको कि इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करने वाले इस A क्रॉस B के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है? 5, 5 का डिफरेंस कितना होगा? 0 होगा। ये सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका भी डिफरेंस 1 होगा, ये भी उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर आपको देखने को नहीं मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड न कर रहा। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो हमारे पास A क्रॉस B है वो किसके इक्वल हो गया? R के इक्वल हो गया। और इस रिलेशन को हम लोग क्या रिलेशन बोलेंगे? कौन सा रिलेशन? यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। इज इट क्लियर? ये R यहां पे क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि यूनिवर्सल रिलेशन किसी सेट A से B पे कितने नंबर ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन हो सकते हैं? बट ऑब्वियस चीज है, एक ही हो सकता है, क्योंकि जब R A क्रॉस, ये पूछेगा कोई आपसे कि A क्रॉस B खुद A क्रॉस B के इक्वल हो जाए तो ऐसा कितना सेट बन सकता है? केवल एक ही है,
नंबर ऑफ सबसेट्स की जब हम बात करते हैं, किसी सेट में नंबर ऑफ सबसेट्स की जब बात करते हैं, तो आप जैसे यहां पे देखिए एग्जांपल से समझेंगे 1 2 3, इसके पास नंबर ऑफ सबसेट्स कितने थे? एक सिंगलटन सेट में ये बात कर रहे हैं, हम ऑर्डर्ड पेयर की बात नहीं कर रहे हैं। हम ऑर्डर्ड पेयर से इसको नहीं समझेंगे, हम बता रहे हैं आपको कि इसको किस तरीके से समझेंगे। देखिए अगर इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स की बात करेंगे तो आप बताएंगे सर 2 to the power 3, दैट मींस 8 सबसेट्स होंगे, जिसमें पाई एक सबसेट होता है और खुद ए एक सबसेट होता है। पाई एक सबसेट होता है और खुद एक सबसेट होता है। उसी तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी में जो कितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे, तो एक पाई भी होगा और खुद ए क्रॉस बी भी एक सबसेट होगा। इसके पास नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 3 इधर है, 4 इधर है, 3 4 12 यानी 2 to the power 12 रिलेशन बनेंगे, और उसमें से जो ये रिलेशन होगा सबसे बड़ा वाला रिलेशन वो यूनिक होगा। इसलिए किसी भी सेट में A क्रॉस B से अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी यूनिवर्सल रिलेशन फ्रॉम A to B या A to A, तो आप बताएंगे कि 1। नंबर ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन कितने होंगे? 1। और इसके पीछे वाले नंबर ऑफ एम्प्टी रिलेशन कितने होंगे? वो इनफाइनाइट हो सकता है। नंबर ऑफ एम्प्टी रिलेशन कितने होंगे? वो इनफाइनाइट हो सकते हैं। नेक्स्ट, इसीलिए इनको हम लोग नॉन ट्रिवियल रिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो इन दोनों रिलेशन को हम लोग ट्रिवियल रिलेशन बोलेंगे। सॉरी मैंने बोल दिया नॉन ट्रिवियल, ट्रिवियल रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन, दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है उसको भी समझेंगे और एग्जांपल भी उसका देखेंगे क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, let us suppose कि if A belongs to A, this imply all ordered pair like AA doublet belongs to R, then R is said to be a reflexive relation। देखिए बहुत ध्यान से इस डेफिनेशन को समझिएगा, थोड़ी सी भी गलती आपको कंफ्यूज कर देगी। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन के बीच में। यानी अब हम देखेंगे ध्यान से कि अगर स्मॉल a, दैट मींस एन एलिमेंट a व्हिच इज अ मेंबर ऑफ अ सेट A, अगर कोई एक A सेट का मेंबर है तो उसके जितने भी डबलेट होंगे वो भी R में होने ही चाहिए, तभी R को हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। इसके एक एग्जांपल समझेंगे। R इज इक्वल टू, अगर हम लोग ले लें 1 2 3 और R को हम लोगों ने A से A पे इस तरह से डिफाइन कर लिया, तो R कुछ इस तरह से आएगा 1 1 1 2 2 2 3 3। यानी अगर A के पास अगर 1 एलिमेंट है तो इसका डबलेट R में है कि ये चेक करेंगे। 2 देखेंगे, अगर A के पास है तो 2 यानी 2 2 यानी 2 का डबलेट 2 2 R में है कि नहीं है। 3 अगर A में है तो 3 का डबलेट भी R में है कि नहीं है। जितने एलिमेंट होंगे उनका डबलेट अगर R में है, जितने एलिमेंट A में होंगे अगर उनका डबलेट R में होगा तो R डेफिनेटली 110% श्योर कि R रिफ्लेक्सिव होगा। उसके अलावा कोई एलिमेंट आता है तो इट डजंट मैटर कि R रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया तो भी R क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, तो बस हमको बस यही चेक करना है, किसी भी रिलेशन को बस आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना हो तो जिस सेट पे R डिफाइंड है, जहां से जहां पे डिफाइंड है, जिस भी सेट से आपको डिफाइंड है, R A से पे डिफाइंड है, इस तरह से है, तो आपको बस चेक करना होगा कि जो भी एलिमेंट A में है उसका डबलेट R में है कि नहीं है। अगर है तो ही R क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव, अदरवाइज R को हम लोग रिफ्लेक्सिव नहीं कहेंगे।
जैसे अगर हम यहाँ पे 2,2 हटा दें तो R कभी जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हो सकता है। दिस इज एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एग्जांपल भी आप समझ सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल और है जिनको हम लोगों ने एनसीईआरटी में भी देखा है, आप देख सकते हैं। और अदरवाइज और भी एग्जांपल लेके देखिए आप कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन को किस तरह से डिफाइन किया जाए। जैसे अगर आपके सामने हम सेट ए इस तरह से ले लें, ए बी सी, और आर इस तरह से डिफाइंड है ए से ए पे, और मैं आपके सामने आर इस तरह से लिख रहा हूं कि ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, तो क्या आर रिफ्लेक्सिव होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए के जितने भी एलिमेंट है क्या उनका डबलेट हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बिल्कुल देखने को मिल रहा है, मिल रहा है। तो इसलिए हम आर को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, आर को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। यानी खुद का रिलेशन खुद के साथ, हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो। एक एग्जांपल और देखिए, आर मैंने ले लिया n से n पे, वेयर n इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। n क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक, और कुछ इस तरीके से हम डिफाइन कर रहे हैं आर को, सच दैट x, y, such that x is equals to y. Is this relation is reflexive? Is this relation is reflexive? Yes, this relation is reflexive. क्योंकि R किसका सबसेट होगा? n क्रॉस n का सबसेट होगा। n से n में डिफाइंड है, n क्रॉस n का सबसेट होगा। तो उसमें से कौन सा रिलेशन लेना है? इसमें से एक ऐसा रिलेशन लेना है जिसमें x is equals to y हो। यानी R आपके सामने कुछ इस तरह से बनेगा, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, डॉट डॉट डॉट। सारे नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर डबलेट के ऑर्डर्ड सारे डबलेट हमको क्या मिलेंगे? इसमें मिलेंगे, क्योंकि देखिए x और y के आपस में इक्वल है कि नहीं इक्वल है? सारे वो एलिमेंट जो आपस में एक दूसरे के इक्वल हो वो सारे के सारे डबलेट के फॉर्म में यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे यही चीज आ जाए कि x इज ग्रेटर और इक्वल्स टू y, x इज ग्रेटर और इक्वल्स टू y, तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? देखिए यहां पे क्या आ जाएगा, 1, 1 आएगा, 2, 2 आएगा, 2, 1 भी आएगा। यहाँ पे x इज ग्रेटर देन y, 2, 1 भी आएगा, और 3, 1, 3, 2 भी आएगा, 4, 1, 4, 2, 4, 3 भी आएगा। इसी तरह से मतलब हमको सारे ऑर्डर्ड पेयर के बाद ये कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी मिलेंगे। तो इट डजंट मैटर, हमको बस चेक करना है कि जितने भी एलिमेंट A में है यानी n में है, n में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे? n के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, कुछ नेचुरल नंबर इस तरह से होगा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यानी हर एक नंबर का डबलेट R में होना चाहिए। बस ये चेक करना है तो इसका मतलब R क्या है? रिफ्लेक्सिव। अब इसी से मिलता जुलता एक रिलेशन है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन वो रिलेशन होता है जिसमें केवल और केवल डबलेट ही आने चाहिए, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अगर एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट मिल गया तो वो रिलेशन आइडेंटिटी नहीं होगा। हाँ, रिफ्लेक्सिव हो सकता है, ठीक है, वो रिलेशन आइडेंटिटी नहीं होगा। एग्जांपल के तौर पे देखिए, जैसे ये रिलेशन, इसमें केवल और केवल डबलेट हमको देखने को मिल रहा है। सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनका डबलेट यहां पे हमको मिल रहा है देखने को। तो ये रिलेशन क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी रिलेशन। दैट मींस every identity relation is a reflexive relation but its converse will not be true. That means reflexive identity, हर एक reflexive relation identity relation नहीं होता है, लेकिन हर एक identity relation reflexive relation होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी रिलेशन भी हो गया। नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन।
सिमेट्रिक रिलेशन की बात करेंगे हम लोग कि व्हाट इज सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन if AB belongs to R, this implies BA belongs to R for all value of AB belongs to A. Okay, that means a relation R is defined from A to A is said to be a symmetric when if an ordered pair AB is a member of R, then this implies BA is also a member of R. अगर AB R का मेंबर है तो BA भी R का मेंबर होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहलाएगा। R जो A से A इस तरह से डिफाइंड है कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर किस टाइप का, AB टाइप का, जो R का मेंबर हो तो हमको चेक करना होगा कि अगर AB R में है तो उसका रिवर्स ऑर्डर रिवर्स करने पर भी R में है कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो उसका मतलब R क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। एग्जांपल के तौर पे समझिए इसको, लेट A is equals to 1 2 3 and R is defined from A to A such as R is equals to, हम ले लेते हैं से 1 2 2 1 3 2 2 3 1 1। ठीक, तो ये क्या रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं? तो हमारे पास जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है सेट में R में, उनका हमको देखना होगा उसका रिवर्स ऑर्डर है कि नहीं। इसको चेक करने का तरीका देखिएगा, बहुत आराम से बड़े धैर्य के साथ इसको देखेंगे हम लोग कि चेक कैसे करते हैं कि कोई रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं। तो चेक करेंगे, R के हर एक एलिमेंट के पास जाइए, पहले इस एलिमेंट को हम मार्क कर लीजिए, धीरे धीरे करते, पहले आप मार्क करके सीख लीजिएगा, बाद में प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर आपको आने लगेगा, आप चेक करने लगेंगे कि किस तरीके से किसी भी रिलेशन को चेक करते हैं कि वो सिमेट्रिक है कि नहीं है। ठीक, चलिए देखेंगे, अगर R में फर्स्ट एलिमेंट 1, 2 है तो आप इसका क्या खोजेंगे, इसका रिवर्स ऑर्डर चेक करिए R में है कि नहीं है। जनरली हम लोग हर एक एलिमेंट को पहले खोजेंगे, ठीक है, बाद में आप प्रैक्टिस करने के बाद आपके दिमाग में तुरंत बनने लगेगा कि आपका जो ध्यान है उसी एलिमेंट के पास जाना चाहिए जिसका रिवर्स हमको न मिले। यानी जब भी आपको कोई कहे कि चेक करिए कि रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो आप उसको तुरंत अपने दिमाग में सोचिए कि पहला कोई एक ऐसा एग्जांपल उसमें खोजिए जो कंडीशन को सेटिस्फाई न करता हो। ठीक है, तो इससे आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक, हर एक एलिमेंट को चेक करने के बजाय आप किसी एक ऐसे एलिमेंट को उठाइए जिसका रिवर्स ऑर्डर इसमें न मिल रहा हो, आपका काम आसान हो जाएगा। वहां से आप तुरंत कह देंगे कि वो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। बारी बारी से चेक कर लीजिए, पहले धीरे धीरे सीखेंगे, बारी बारी से चेक करेंगे। 1, 2 का रिवर्स हमको यहां मिल गया। ठीक, तो अब ये तो सेटिस्फाइड कर रहा है कंडीशन। फिर सेकंड एलिमेंट के पास जाइए, 2, 1, फिर चेक करिए इसका रिवर्स ऑर्डर भी मिल गया, ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, इस वाली कंडीशन को सिमेट्रिक होने वाला। 3, 2 का रिवर्स यहां मिल गया हमको और 2, 3 का यहां मिल गया, ये भी आपस में दूसरे के रिवर्स है, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। 1, 1 खुद का क्या है, रिवर्स ऑर्डर सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी हर एक एलिमेंट का हमको क्या मिल रहा है, रिवर्स ऑर्डर उस सेट में मिल रहा है। इसका मतलब ये रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, ये रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अगर आपने R कुछ इस तरीके से ले लिया हो कि 1, 2 1, 3 2, 1, तो क्या ये सिमेट्रिक होता? चेक कर लीजिए इसको। फिर देखिए 1, 2 जितने एलिमेंट होते हैं उनका केवल जो R में ही हो, कहीं बाहर से नहीं लेना है आपको, एक रो से में या कहीं से नहीं लेना है आपको, केवल R को ही देखना है। R में जितने एलिमेंट हैं उनका रिवर्स ऑर्डर R के पास है कि नहीं है, अगर नहीं होगा तो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। दैट मींस A और B जिस रिलेशन से रिलेटेड है, A और B आपस में जिस रिलेशन से रिलेटेड हो, वही रिलेशन अगर ऑर्डर चेंज कर दे तो रिलेशन चेंज ना हो।
अगर ऑर्डर चेंज कर दिया तो रिलेशन अगर चेंज हो गया तो दैट मींस दैट रिलेशन इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। इज इट क्लियर? तो यहां पे देखिए 1, 2 का रिवर्स ऑर्डर हमको यहां मिल गया, 1, 2 का रिवर्स ऑर्डर मिल गया, यानी ये एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब देखिए 1, 3 यहां पे एलिमेंट है 1, 3, लेकिन इसका रिवर्स ऑर्डर कहीं नहीं है, दैट मींस दिस रिलेशन इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। इज इट क्लियर? चलिए और बात करते हैं मैथमेटिकल एग्जांपल्स की, सिमेट्रिक रिलेशन की। आप लोगों ने क्लास 10th में ट्रायंगल्स पढ़ा होगा, ठीक है? तो ट्रायंगल्स में आपने कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी की भी क्राइटेरिया पढ़ी होगी, लाइंस पढ़ा था, ओके? अगर आपसे कोई पूछे कि आर एक रिलेशन जो है वो प्लेन में कंटेन करने वाले लाइंस के ऊपर डिफाइंड है, दैट मींस आर इज डिफाइंड ऑन अ सेट ए to A where A is the set of all lines in a plane. All lines, straight line, कैसी line? Straight lines in a plane. ये एक सेट और कुछ इस तरीके से डिफाइंड है, R is equals to x y such that x is parallel to y, यानी x और y आपस में किस रिलेशन से रिलेटेड है? पैरेलल के रिलेशन से, क्योंकि x और y कहां से है? सेट A से है, और सेट A क्या है? पैरेलल लाइन, सॉरी स्ट्रेट लाइन का एक सेट। जितने प्लेन में जितने भी लाइंस बन सकते हैं उन सारे लाइंस का एक सेट है, ठीक है? तो x y such that x is a parallel to y, दैट मींस अगर x y के पैरेलल है तो क्या इसका रिवर्स अगर ऑर्डर चेंज कर दिया जाए, चेक करना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं। तो अगर आप इसको चेक करें कि अगर x y सच दैट कुछ इस तरीके से हो जाए, y x सच दैट y पैरेलल टू x, यानी अगर x y के पैरेलल है तो क्या y x के पैरेलल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये देखिए x एक लाइन है और y भी एक लाइन है, दोनों आपस में अगर पैरेलल है यानी x y के पैरेलल है तो y भी x के पैरेलल होगा, यानी x y अगर R का मेंबर होगा तो दिस इंप्लाई yx भी किसका मेंबर होगा? R का मेंबर होगा। इसलिए ये रिलेशन R क्या होगा? सिमेट्रिक, यानी पैरेलल लाइन का जो सेट है उसमें हम लोग डिफाइन करें तो ये रिलेशन क्या होंगे? सिमेट्रिक। उसी तरह से सिमिलरली अगर x परपेंडिकुलर y है, x परपेंडिकुलर y हो तो आप वहां पे आप कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अब भैया x अगर y के ऊपर परपेंडिकुलर है तो y भी तो x के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, तो ये भी रिलेशन क्या होगा? y भी x के ऊपर परपेंडिकुलर, यानी ये रिलेशन भी सिमेट्रिक होगा। ये रिलेशन भी क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। जैसे देखो दो ट्रायंगल है, अगर फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो क्या सेकंड ट्रायंगल फर्स्ट ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन भी क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन होता है। परपेंडिकुलर रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। पैरेललिज्म रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन होता है। उसी तरह से दो ट्रायंगल आपस में अगर सिमिलर है, फर्स्ट ट्रायंगल इज सिमिलर टू सेकंड ट्रायंगल, तो सिमिलरिटी का रिलेशन क्या होगा? दोनों ट्रायंगल के बीच में अगर सिमिलर का रिलेशन है तो सिमिलरिटी का रिलेशन भी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। दैट मींस ट्रायंगल 2 इज सिमिलर टू ट्रायंगल 1, यानी अगर R में ये एलिमेंट बिलोंग करेगा तो उसका ऑर्डर अगर चेंज कर दे तो रिलेशन चेंज नहीं होना चाहिए। देखिए किसी भी एलिमेंट का अगर ऑर्डर चेंज करने पर रिलेशन चेंज हो गया तो वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होता है। जैसे हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में बात करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन की, तो डे टू डे लाइफ में सिमेट्रिक रिलेशन की जब हम बात कर रहे हैं, अगर आपसे पूछा है कि आपकी फैमिली मेंबर का एक सेट है R, कुछ इस तरह से डिफाइन कर लिया कि लेट अस सपोज कि A इज अ सेट ऑफ फैमिली मेंबर्स, ठीक है? तो R जो होगा वो क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस A में कुछ इस तरह से आएगा कि सच दैट x is the brother of y. Is this relation symmetric? तो आप कंफ्यूज होंगे कुछ थोड़ा देर के लिए कि ये सिमेट्री हो सकता है, लेकिन ये सिमेट्री नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ऑर्डर चेंज करिए इसका
अगर x ब्रदर है y का तो क्या जरूरी है कि y ब्रदर हो x का? नहीं, जरूरी नहीं है। y x की सिस्टर भी हो सकती है, इसलिए ये जो रिलेशन है वो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल एनसीईआरटी में आप उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। लेटर ऑन वी विल डिस्कस when we have to discuss exercise solution of exercise 1.1 या फिर example of exercise 1.1. Now we are going to move our next topic, transitive relation. ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करेंगे हम लोग। ट्रांजिटिव रिलेशन, चलिए ट्रांजिटिव रिलेशन को हम लोग डिफाइन करने से पहले आपको लिख देते हैं पहले डेफिनेशन इसका कि इफ ए बी ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड BC belongs to R, then this imply कि AC belongs to R। बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। This is a perfect definition। हम कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। जब एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे आपके सामने, हम फिर से जब एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे तो आप एक एग्जांपल है उसको हम डिस्कस करेंगे कि रिलेशन ट्रांजिटिव कब होता है। पहले इस लाइन को बहुत ध्यान से समझिएगा कि रिलेशन कभी भी ट्रांजिटिव होता है, कब ट्रांजिटिव होता है। ध्यान दीजिए, इफ वर्ड पकड़िए, इफ AB belongs to R, if AB is a member of R and मतलब अब उसके बाद का इंफॉर्मेशन देना है। AB अगर R का मेंबर है और BC भी R का मेंबर है, if AB is a member of R and BC is a member of R, तब you should move कि AC is a member of R or not। तब हम लोग देखेंगे कि AC R का मेंबर है कि नहीं है। अगर केवल इतना ही दे दे कि if AB belongs to R और उसके फर्दर इंफॉर्मेशन न दो तो भी रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, ठीक है, तो भी रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। अगर इंफॉर्मेशन कंप्लीट है तब तो ये खोजेंगे, अदरवाइज खोजने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट यही सब बोल देंगे कि रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं। देखिएगा इस एग्जांपल को समझने का तरीका देखिए। लेट A is equals to 1 2, R is equals to 1 2 1 3 2 1 1 1 अगर और ये R जो है वो कहां से कहां डिफाइंड है? R जो डिफाइंड है A से A, ठीक है। वेयर A जो मेंबर है उसमें जो एलिमेंट है 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या R जो है वो ट्रांजिटिव है कि नहीं, ट्रांजिटिव चेक करने के लिए आपको दिमाग में पहले ये होना चाहिए कि A B belongs to R and BC belongs to R, then this implies AC is a member of R or not, ये चेक करना होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, यानी AB 1 is related to 2, ठीक है। तो B का कोई क्राइटेरिया है, B किसी से और रिलेटेड है, दिया है कि नहीं दिया है, पहले चेक करिए। हाँ, यहां दिया हुआ है कि B रिलेटेड टू C। अगर A रिलेटेड टू B है और B रिलेटेड टू C है, तब हम मूव करेंगे कि क्या A रिलेटेड टू C है कि नहीं है। बात समझ आएगी नहीं? पहले चेक करिए कि A रिलेटेड टू B, तो क्या B C से रिलेटेड है कि नहीं है। अगर नहीं दिएगा तो आप छोड़ दीजिएगा, फिर कोई जरूरत नहीं फिर घूमने की, ठीक है। आप क्या करेंगे, अगर A रिलेटेड टू B है और आपको यहां दिख गया कि B भी C से रिलेटेड है, तब आप सर्च करिएगा कि क्या A C से रिलेटेड है कि नहीं। हाँ, यहां मिला A C से रिलेटेड है, ठीक है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट का ये A रिलेटेड टू B 1 3 से, लेकिन क्या 3 किसी से रिलेटेड है?
3 किसी से रिलेटेड नहीं है, तो फिर आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब फिर यहाँ पे आइए, इस एलिमेंट का भी हो गया, ये भी सेटिस्फाइड कर गया, ये भी सेटिस्फाइड कर गया। अगर 1, 3, समथिंग दिया होता तब हम देखते कि 1 के साथ वो जो सी एलिमेंट है वो है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है इसलिए हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, केवल यहीं तक की इंफॉर्मेशन दी हुई है बस, इसके बाद की इंफॉर्मेशन नहीं दी है। बस नहीं। अब देखिए 2,1 यहाँ पे है, 1,1 यहाँ पे है, तो यानी 2,1 फिर यहाँ पे आ गया। A goes to B, B goes to C, then A goes to C। अगर इसको A मान ले, इसको B मान ले, और इसको B मान ले, इसको C मान ले, तो A related to C, तो ये भी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? 1 related to 1, यानी A related to B and B related to C, तो क्या A related to C यानी A और C, मतलब A की वैल्यू 2 और C की वैल्यू 1, वो खुद ही एलिमेंट है कि नहीं है? इसका मतलब ये रिलेशन क्या होगा आपका, यानी हर एक एलिमेंट 1,1 देख लीजिए, A related to B, फिर 1 या 1 2 से है। ठीक है, अब आइए इस पे, ये भी सेटिस्फाइड कर रहा था, ये वाले एलिमेंट को चेक करेंगे। ये वाला एलिमेंट चेक करिए, ए बी है। अब यहां पे इसको हम लोग B मान ले, अब BC, तो क्या AC है 1 1 मिल गया। अगर हम इसको भी मान लें BC, तो 1 3 है। आपको चेक करना होगा 1,1 के साथ अगर BC इसको मान ले, AB इसके पास 2 B है ना, 2 पेयर ऑफ B बन रहा है, कभी इसको भी मान सकते हैं, कभी इसको भी मान सकते हैं। तो जब आप इसको भी लेंगे तो BC अगर इसको कंसीडर कर लिया तो 1 related to 1, that means A related to B, B related to C, तो क्या A related to C यानी A की वैल्यू 1 और C की वैल्यू 2, 1,2 है कि नहीं, यहाँ पे 1,2 खुद ये एलिमेंट है, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाइड किया। फिर इसका जो सेकंड कंडीशन है A, B, B, C, तो क्या A, C या 1, 3 ये भी है, यानी हर एक एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब R कैसा रिलेशन होगा, R एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। इसको और हम लोग देखेंगे एग्जांपल से। Let R is defined on a set A to A where A is equals to, let A is equals to 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, कुछ इस तरह से आपने ले लिया R is equals to 1, 2 3, 4 5, 6। तो क्या ये R जो है वो ट्रांजिटिव होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि देखिए A रिलेटेड टू B, उसके बाद का इंफॉर्मेशन गायब है, नहीं दिया है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे नहीं, यानी ये R ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, पहला एलिमेंट। दूसरा देखिए A रिलेटेड टू B, 4 किसी से रिलेटेड है नहीं है, तो फिर नहीं बढ़ेंगे और इसको कह देंगे, डायरेक्टली कह देंगे कि ये भी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तीसरे एलिमेंट के पास आइए 5, 6 भी किसी से रिलेटेड नहीं है, तो इसका मतलब ये भी किसको सेटिस्फाइड कर रहा है, ट्रांजिटिव की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हर एक एलिमेंट ट्रांजिटिव कंडीशन को जब सेटिस्फाइड कर रहा हो तो पूरा R क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। समझ में आया? पूरा R क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। उसी तरीके से एक एग्जांपल और है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि R such that R is equals to XY such that X is R is equals to XY such that X is the wife of Y। इस रिलेशन की बात करेंगे अगर आप, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो जनरली बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, हालांकि कंफ्यूजन की कोई अब जरूरत नहीं है। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि अगर X Y का जो है रिलेशन जो इस तरह से कि X is the wife of Y, ठीक है, तो यानी यहां पे जो Y होगा वो क्या होगा, हस्बैंड होगा। ठीक, यानी Y किसी तीसरे मेंबर यानी Z से कभी भी रिलेटेड नहीं हो सकता। Y is not a
y for z, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग इसके बाद की इंफॉर्मेशन को हम लोग ब्रेक मानते हैं, ये संभव नहीं है, पॉसिबल ही नहीं, तो इसलिए डायरेक्ट कहीं से हम बोल देंगे कि ये रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। समझ में आया? बहुत एग्जांपल है इसके कि इस तरीके के एग्जांपल को और अच्छे तरीके से समझिए, जैसे कि कोई फुटबॉल का टूर्नामेंट हो रहा है, ठीक है, और 2 सेमीफाइनलिस्ट टीम, 4 टीम सेमीफाइनल में थी, कोई ए टीम बी को हरा के पहुंच गई और सी ने डी को हरा के फाइनल में जो एंट्री कर लिया। अगर लास्ट दिन जो है फाइनल के दिन देखा जाए कि फाइनलिस्ट जो है ए वाली टीम ग्राउंड पे अगर जो है प्ले करने के लिए, खेलने के लिए उतर गई और जो सेकंड फाइनलिस्ट टीम थी वो टीम मैदान पे आई ही ना, उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में भी यही होगा, जो टीम फाइनलिस्ट है अगर वो टीम मैदान पे उतर गई और दूसरी टीम नहीं आई तो जो उतरी हुई टीम है उसको हम लोग फाइनली उसको क्या कह देते हैं, विनर डिसाइड कर देते हैं। असल में नहीं, क्योंकि सेकंड का इंफॉर्मेशन मैच ही नहीं हुआ। जब मैच नहीं हुआ तो किस बिहाफ पे हम लोगों ने डिसाइड कर दिया? क्योंकि हम जो टीम उतर गई उसके बाद का इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिला, दैट्स व्हाई हम लोगों ने ए टीम को क्या कर दिया, विनर डिसाइड कर दिया। उसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स है जिसको हम लोगों ने देखना होगा और एनसीईआरटी में भी दी हुई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो जब हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो रिलेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, आइए देखेंगे हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करेंगे। इसमें हम लोग बोलेंगे क्या इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, रिलेशन R is said to be a equivalence relation if R is reflexive, symmetry and transitive। ठीक है, R को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कब बोलेंगे, जब R रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्री हो और ट्रांजिटिव हो। जब कोई रिलेशन R तीनों रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव हो जाता है तो वो रिलेशन क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। तो इसका एग्जांपल है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन जो हमेशा क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन भी हमेशा क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है, तो लेटर ऑन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इक्विवेलेंस रिलेशन के बाद इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, एक टॉपिक और ऐड ऑन करेंगे कि हाउ टू काउंट द नंबर ऑफ रिलेशन। जैसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसी सेट में काउंट करना हो, सिमेट्रिक रिलेशन काउंट करना हो, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन काउंट करना हो, ट्रांजिटिव रिलेशन काउंट करना हो, ये कैसे काउंट करेंगे। जैसे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन टू द पावर नंबर ऑफ, यानी कार्डिनलिटी ऑफ ए इनटू कार्डिनलिटी ऑफ बी, यानी m इनटू n या फिर m स्क्वायर भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरी तरह से किसी भी नंबर ऑफ रिलेशन को काउंट करना हो किसी सेट में, वो कैसे काउंट करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही होगा। तो उसके बाद हम लोग इक्विवेलेंस क्लास, उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो जहां पे भी कोई डाउट हो तो आप हम लोगों को इस कमेंट बॉक्स में जरूर जो है बताइएगा, हम उसको जो है फिर से आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड जय हिंद टू एवरीवन।